हेलो गाइस, दिस इज श्री गणेश आईएएस और हम अगेन स्टार्ट करने वाले हैं अपने करंट अफेयर के सेशन पे। तो पिछले कैसा वीडियो लगा प्लीज़ उसको गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, कुछ अगर प्रॉब्लम अगर होगी तो उसको सुधार में लाया जाएगा। सो अगेन हम अपनी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर की, जो कि 14 जुलाई का करंट अफेयर है और 15 जुलाई का भी हम आज ही उसको कर देंगे। तो एक ऊपा को लेके एक बड़ी चिंता हुई है। ऊपा ये क्या होता है? ये अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट होता है। और ये जो ऊपा मतलब कि अनलॉफुल का मतलब कि अगर आप कुछ भी अगर लॉ के अगेंस्ट कर रहे हैं तो आपके ऊपर ऊपा नामक एक एक्ट लगाया जाएगा। ठीक है, और एक इसके वजह से आपको जेल हो सकती है, जो कि नॉन बेलेबल भी हो सकता है ना। और ये अगेंस्ट अगर आप गवर्नमेंट अगर कुछ करते हैं, कुछ भी अगर आप अगेंस्ट द गवर्नमेंट करते हैं या फिर अगेंस्ट द लॉ करते हैं, गवर्नमेंट का मतलब कि लॉ है ना। तो लॉ एंड ऑर्डर के अगर आप अगेंस्ट लगते हैं तो आपके ऊपर ऊपा एक्ट लगाया जा सकता है। तो हुआ यूं था कि एक फादर स्टैन स्वामी, जो कि एक प्रिस्ट थे और एक ट्राइबल राइट एक्टिविस्ट थे, एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, ये ट्राइबल राइट के एक्टिविस्ट थे। और जो कुछ दिन पहले जो भीमा कोरेगांव वाला जो इंसिडेंट था, जो 2017 या 18 में हुआ था, आई थिंक सो उस भीमा कोरेगांव इंसिडेंट में इनका नाम था कि ये उस भीमा जो कोरेगांव का जो इंसिडेंट हुआ था, जिसमें थोड़ी सी ये हुआ यूं था कि उसमें वायलेंस भी थोड़ा सा देखा गया था, है ना। तो इसकी वजह से इनको ऊपा एक्ट इनके ऊपर लगा के और इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। अब इसी दौरान इनके साथ ये हुआ कि इनको हो जाता है कोरोना। और जब इनको कोरोना हो जाता है तो आफ्टर कोरोना ये होता है, जब ये हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं तो इनकी डेथ हो जाती है। तो इसके लिए लेके ऊपा को लेके एक लोगों में एक प्रोटेस्ट हुआ कि आप ऊपा लगा रहे हो। जैसे जेएनयू के अभी कुछ स्टूडेंट थे, उनके ऊपर भी ऊपा एक्ट लगा के उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया था। लेकिन आफ्टर ऑल क्या हुआ कि दिल्ली हाईकोर्ट ने इनको बेल दे दिया और कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो आप अगर कोई कोई गवर्नमेंट के अगर पॉलिसी के अगेंस्ट बोलता है या फिर कुछ भी बोलता है तो आप उसके अगेंस्ट ऊपा एक्ट नहीं लगा सकते। इन एवरी केस यू कैन नॉट इम्पोज ऊपा, यही है मतलब। तो ऊपा का ये जो है इंडिया का मेन एंटी टेररिज्म लेजिस्लेशन इसको बनाया गया था। बट द लेकिन लॉ को और डिफिकल्ट बना दिया गया जिससे कि बेल ना हो सके, है ना। इतना इसको डिफिकल्ट बना दिया गया कि बेल इसमें जल्दी नहीं मिल पाती है। तो इसमें यस ये हमें याद रखना कि ये फादर स्टैन स्वामी एक बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, ठीक है। ये ट्राइबल राइट्स के बारे में, ट्राइबल के जो आदिवासी समुदाय है उसके राइट्स के बारे में हमेशा इन्होंने बात करी है। तो ऊपा का बैकग्राउंड अगर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इस पर ज़्यादा नहीं फोकस करेंगे, तो 1960s में इसको लाया गया था ताकि जो वेरियस मूवमेंट हैं, जो सेक्शनिस्ट मूवमेंट, सेक्शनिस्ट का मतलब कि जो जो समाज को दो वर्गों में बांटे, है ना, एक अलग सेक्शनिस्ट मूवमेंट जो करे, तो उसको लिए लेके ये 1960s में इस ऊपा को लाया गया था। हुआ यूं कि 1967 में जब ये पीजेंट अपराइजिंग जो हो रहा था, नक्सलबारी जो मूवमेंट चल रहा था, वहां भी ऊपा भी लगाया गया था, ठीक है। और इसको अर्जेंसी के बेस में 17 जून 1966 को प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस पास करके लगाया था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऊपा के बारे में है, ज़्यादा इसके बारे में हमें डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। और अभी करंट स्टेटस ऊपा का यूं है। अ, अच्छा, एक और चीज़ है कि जो पोटा जो था, पोटा एक्ट जो कि प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट जो 2002 का था, उसको रिपील करके ऊपा को और एक्सपेंड कर दिया गया। तो ये भी बात है। और करंट स्टेटस की बात करें तो ऊपा जो है अमेंड हुआ 2004 और 2013 में। तो इसका एक्सपेंड कर दिया गया स्कोप का, टेररिज्म वगैरह को रोकने के लिए, ठीक है। फिर जो कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी अगर या फिर फिजिकल सिक्योरिटी, मॉनेटरी सिक्योरिटी, अगर इसके अगेंस्ट कुछ होता है, इवन इसमें फूड, लाइवलीहुड, इकोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी को भी ध्यान में रखा गया है। या फिर कोई अगर फंड यूज करता है, कोई फंड यूज करता है टेररिज्म एक्टिविटी के लिए, तो वो जो उसके ऊपर भी ऊपा लगा देंगे। जैसे सपोज करें कि कोई व्यक्ति कोई टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए सपोज करो कि 5,000 रुपए दे रहा है ना। तो ये जो व्यक्ति दिया है और इसकी वजह से अगर कुछ पैसे का अगर टेररिज्म एक्टिविटी में अगर यूज होता है तो उसके ऊपर ऊपा लगा सकते हैं। या फिर उसका सिंपैथाइजर है तब भी ऊपा लगा सकते हैं, है ना। अभी अभी क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर में हुआ यूं कि वहाँ के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे,
तो वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स को देखा गया कि जेएनके में ये लोग जो हैं टेररिस्ट एक्टिविटी को या टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे। तो जो वहाँ के अभी जो एलटी हैं, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने कहा कि जो भी टेररिस्ट की जो मदद किया था, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, तो उन सब की नौकरी भी गई और अब उनके ऊपर एक्शन भी लिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हुआ। इसमें बस इतना ही, ऊपा के बारे में इतना ही हमारे लिए सही है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आते हैं उसका नाम है असम मिजोरम बॉर्डर डिस्प्यूट। अब देखिए हुआ क्या कि असम और मिजोरम के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट है। ये बॉर्डर डिस्प्यूट आज का नहीं, ये बहुत ही पुराना डिस्प्यूट है। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट्स देखा जाता है। असम का नागालैंड के साथ है, और नागा इशूज है, वो नागा कहते हैं कि, और ये नागा जो है ऑलमोस्ट सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में फैले हुए हैं, है ना। तो ये कहते हैं कि हमारे नागा का ना आप एक अलग से स्टेट बना दो, नागा का, सिर्फ नागा का। ठीक है, जो कि अभी एक्चुअली तो पॉसिबल नहीं है अभी, बट नागास का डिमांड रहा है हमेशा, फिर उनको उनके बहुत सारे सिंपैथाइजर भी रहे हैं। वैसे इन द सेम मैनर असम और मिजोरम का भी बॉर्डर डिस्प्यूट रहा है। तो अभी रिसेंट न्यूज में ये क्यों है? रिसेंट न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आईईडी ब्लास्ट कराया गया है, जो कि एक कचार डिस्ट्रिक्ट नाम है, जो कि असम का है। ठीक है, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसमें मिजोस जो हैं, जो मिजो के मिसक्रिएंट्स हैं, मतलब कि मिसक्रिएंट्स का मतलब ये हम कह सकते हैं जो उपद्रवी हैं, जो मिजोरम के हैं, जो कि वो बॉर्डर डिस्प्यूट के लेके काफी ज्यादा वो एग्रेसिव रहते हैं, है ना। तो वो टेररिज्म एक्टिविटी में एक तरह से वो लोग भी शामिल हैं। तो बाउंड्री इशू बिटवीन असम और मिजोरम का ये बहुत पुराना है। अगर बात करें पहले मिजोरम की, तो मिजोरम पहले यूनाइटेड टेरिटरी था, केंद्र शासित प्रदेश था ये 1972 में। उसको फुल स्टेटहुड मिला था 1987 में। तो अगर आए कभी कि सीक्वेंस करिए किसको स्टेटहुड पहले मिला, तो याद रखना कि मिजोरम को 1987 में मिला था। उसके बाद से कुछ और भी, अगर हम बाउंड्री इश्यूज की बात करें, इंटर स्टेट रिलेशन की डिस्ट्रीब्यूट की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं, बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे ये डिस्प्यूट ओवर वाटर भी है। जैसे तमिलनाडु का और इसका कर्नाटका का, इनका कावेरी रिवर की शेयरिंग के लिए है ना। और उसके बाद अभी तेलंगाना और आंध्रा, इनका कृष्णा रिवर की वाटर शेयरिंग के लिए है। ठीक है, ये रिसेंट अभी आंध्र प्रदेश ने केस करा है कि तेलंगाना जो है ये वाटर, ये डैम बना रहा है, इससे आंध्र प्रदेश में वाटर नहीं मिलेगा। तो ये सब सारे इशू हैं। और अगर हम और एक नोट कर लेते हैं कि कॉलोनियल टाइम से मिजोरम को लुसाई हिल्स कहते थे, लुसाई हिल्स कहते थे। स्टेटहुड 1987 में मिला। असम को एक पूरा स्टेट दिया गया 1950 में। ठीक है, जो उसकी बहुत सारी टेरिटरी लॉस हो गई 1960s और 70s के बीच में। मतलब कि बहुत सारे यूटी, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, है ना, जैसे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब पहले असम के ही पार्ट थे, नागालैंड वगैरह। फिर इनको धीरे धीरे यूटी, पहले पहले इनको यूटी का दर्जा दिया, फिर उसके बाद फुल स्टेट हुड करके इन सबको दे दिया। तो ये सारी बात है। तो अपना ये बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत पुराना रहा है। अब इतना ज्यादा हमें नहीं जानने की जरूरत है कि क्या है क्या नहीं है, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं, है ना। और ये भी याद रखिएगा कि कुछ नेचुरल बाउंड्री भी हैं, लाइक रिवर की बाउंड्री भी है असम और मिजोरम के बीच में, फॉरेस्ट भी है। कुल मिला के 164.6 किलोमीटर बाउंड्री है। ठीक है, अब चलिए एक बात कर लेते हैं कि मिजोरम की लोकेशन कहाँ है। तो ये सपोज करो इंडिया है, तो मिजोरम एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है इंडिया का। ठीक है, और मिजोरम के अगर है तो इसके नॉर्थ में असम है। ठीक है, इसके नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर है। ठीक है, ईस्टर्न साइड में म्यांमार है, साउथ वेस्ट में बांग्लादेश है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मिजो की एक ज्योग्राफी में बताता हूँ, यहाँ पे एक ब्लू माउंटेन्स है, वो सबसे हाईएस्ट पीक है, तो मिजो हिल्स में ब्लू माउंटेन है, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, एक है ये भी कि नॉर्थ ईस्टर्न में अगर प्रॉब्लम हो रही है, तो मेंस में ये पॉइंट काम करता है कि आप सैटेलाइट मैपिंग करो और जो एक्चुअल बॉर्डर लोकेशन है उनको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद से रिवाइव करो इंटर स्टेट काउंसिल को। और इंटर स्टेट काउंसिल ये आर्टिकल 263 है, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 263 में कहता है कि इंटर स्टेट काउंसिल को इंटर स्टेट काउंसिल को आप फॉर्म करिए और उसमें डिस्कस करिए जो भी स्टेट्स के बीच में मैटर्स है। ठीक है, उसके बाद जोनल काउंसिल को भी आप रिवाइव करिए। ये सब सारी चीजें हैं। अब एक और चीज है, एक न्यूज में था कि आधार इनरोलमेंट इनकम्प्लीट हो गया है बिकॉज ऑफ द एनआरसी असम में। तो इससे बताया जा रहा है कि 27 लाख जो लोग हैं असम में,
वो अनसर्टेन हो गया है, अनसर्टेनिटी आ गई है कि हमारा भाई आधार का इनरोलमेंट कब होगा। ठीक है, तो उनकी जो बायोमेट्रिक डेटा है उसको अभी फ्रोजन करके रखा गया है, तो ये इशू है। ठीक है, लेकिन हमें जानकारी चाहिए कि आधार होता क्या है। तो अगर आधार के बारे में बात करें तो आधार एक 12 डिजिट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, जो कि इशू करता है UIDAI, है ना। UIDAI इसको इशू करता है। इसका फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से होता है ये। यूआईडी को 2016 में, जुलाई 2016 में स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया, है ना। बहुत सारा इशू हो रहा था आधार को लेके, प्राइवेसी को लेके। तो उस समय अरुण जेटली जी थे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिलवा देते हैं। ठीक है, तो और ये याद रखिएगा, ये मेटी के अंदर आता है, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन के अंडर में आता है। ठीक है, तो आधार को क्या पर्पस हो सकता है, क्या एम हो सकता है, तो ये एज ए आइडेंटिटी कार्ड यूज हो सकता है, एक एड्रेस प्रूफ की तरह यूज भी हो सकता है कहीं भी इंडिया में। और ये दो फॉर्म में अवेलेबल हो सकता है, एक तो फिजिकली फॉर्म में और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, है ना। और कोई भी रेजिडेंट हो जो कि इंडिया में रिजाइड करता हो 182 दिन से, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी एज का हो, सेक्स का हो, वो इसको अवेल कर सकता है। ठीक है, एनआरसी वगैरह के बारे में ये पुराना टॉपिक है, उसमें ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आता है कैबिनेट कमेटी। अभी नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया के, उन्होंने कैबिनेट कमेटी में कुछ अफरा तफरी नहीं मचाई है। उन्होंने कुछ उसकी सेटिंग की है, न्यू अरेंजमेंट किया है कैबिनेट कमेटी को लेके। अभी उन्होंने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी चेंज किया था, तो उसी तरह उन्होंने कैबिनेट कमेटी में भी कुछ बदलाव लाए हैं। तो 8 कैबिनेट कमेटी होती हैं, जिसमें कमेटी ऑफ द कैबिनेट में अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट है। ठीक है, उसके बाद एकोमोडेशन का है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक अफेयर, है ना। एमएसपी वगैरह का डिसीजन यही लोग तो लेते हैं। फिर से पार्लियामेंट्री अफेयर हुआ, पॉलिटिकल अफेयर हुआ, सिक्योरिटी पे हुआ, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ पे हुआ, एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे हुआ। अच्छा, और इन सब के जो भी, ये जो आपके 8 लिस्ट हैं, इसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, दो ऐसी कमिटी है कैबिनेट कमेटी जिसके जो प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करते हैं, उसमें एक है कैबिनेट कमेटी ऑफ एकोमोडेशन। ठीक है, तो ये वाला आपका, ठीक है। उसके बाद से आपका कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर। ठीक है, ये भी इसको पीएम हेड नहीं करते हैं, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अब बात करते हैं कैबिनेट कमेटी होता क्या है। तो ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक इसको रूल्स जो ऑफ बिजनेस है उसके तहत इसको एस्टेब्लिश किया गया, है ना। और ये इसको ये जो हमने इसको बनाया, वो आर्टिकल 77 से, यानी कि 77 से उसको हमने बनाया है। ठीक है, तो ये उसी बेस पे चलता है, बट कहीं मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, बस याद रखिएगा एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। ठीक है जी। अब बात होती है कि इसका रोल क्या है। तो रोल ये है कि वर्कलोड कम करो कैबिनेट का, है ना। कमेटी में बांट दो कि किसी को फाइनेंस में, जैसे मान लो किसी को यूपीआई का दे दिया, है ना, किसी को आधार का दे दिया, किसी को दे दिया कि भाई तुम ऐसा है कि आप एमएसपी वाला देखो, है ना। तो सबको कैबिनेट में डिवाइड, कमेटी में डिवाइड कर देता है, ताकि वर्कलोड कम हो सके और इफेक्टिवनेस बढ़े। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़े। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था आपका कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी के बाद एक और गाइस न्यूज आता है जिसका नाम है कि भीम यूपीआई लॉन्च हुआ है भूटान में। तो भूटान एक ऐसी कंट्री है जहां पे यूपीआई भी लॉन्च हुआ है और रुपे कार्ड ऑलरेडी इनके पास था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, भीम अभी यूपीआई जो है ये आपका भूटान में लॉन्च हुआ है। तो जो अब ये किसने किया है, जो यूनियन मिनिस्टर जो फाइनेंस ऑफ इंडिया है, तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ भूटान, ये लोग मिलके इन्होंने ये चीज इशू किया। और ये जो पेमेंट सिस्टम है इसको लॉन्च किया है एनपीसीआई, जिसका इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, इन्होंने इशू किया है। तो ये यूपीआई से आजकल तो सब लोग पेमेंट कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट। ये यूपीआई होता क्या है, क्यूआर कोड होता है। अब हम बात कर लेते हैं भूटान की लोकेशन की। भूटान आपका एक तरह से बात करें तो एशिया में है, और भूटान से इंडिया के मेन जो हमें कंसर्न है जानने की, तो इससे सिक्किम की बाउंड्री लगती है, वेस्ट बंगाल की लगती है, असम की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है। तो 1 2 3 4 स्टेट जो है इंडिया की, उनकी बाउंड्री लगती है ना। और असम का भी बहुत सारा पार्ट लगता है, अरुणाचल का भी लगता है, सिक्किम का भी लगता है। और यहीं पे जो आपका ये सिक्किम और ये भूटान वाला इशू है। तो आपने सुना होगा जो गलवान वैली वाला इशू हुआ था।
ठीक है, वो यहीं पे हुआ था आपका। अब भूटान के बारे में बात करते हैं। भूटान ऐसी फर्स्ट कंट्री है जिसने यूपीआई स्टैंडर्ड को अडॉप्ट किया है, जो क्यूआर कोड होता है। तो ये याद रखिएगा, पहला कंट्री भूटान बना है जिसने यूपीआई को यूज किया है। इट इज ऑल्सो द सेकेंड कंट्री है जिसने, और सिंगापुर के बाद, जो कि मर्चेंट की भी एक्सेप्टेंस को लेता है। ठीक है, भूटान में एक ऐसा देश है जो बोथ एक्सेप्ट किया है रुपे कार्ड और भीम यूपीआई को। अब बात करते हैं ये भीम क्या है। तो भीम है, इसको डेवलप किया था एनपीसीआई ने, जो कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया था। ये याद रखिएगा, भीम को किसने डेवलप किया था, तो एनपीसीआई ने किया था। ये है क्या, ये एक फास्ट, इनेबल, सिक्योर और रिलायबल कैशलेस पेमेंट को देता है मोबाइल फोन के द्वारा। तो ये इसका मेन उद्देश्य है, कैशलेस पेमेंट देना थ्रू मोबाइल फोन। और ये ई पेमेंट हम डायरेक्टली थ्रू बैंक कर सकते हैं। इंटर ऑपरेबल है, मतलब कि जैसे आपका मान लो सपोज करो आईडीबीआई से अपने आपका है अकाउंट, एज किसी का एचडीएफसी का है, किसी का आईसीआईसीआई का है, तो ये कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक वाले धारक को अपना पैसा दे सकता है, कस्टमर को, है ना। तो ये इंटर ऑपरेबल इश्यू कहते हैं, है ना, जो डिफरेंट बैंक अकाउंट को इंटर ऑपरेबल कर सकता है। ये रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, तुरंत इंस्टेंट, मतलब तुरंत ही हो जाता है, तुरंत ही आपके खाते में पैसा आ जाएगा। और रियल टाइम बेसिस पे होता है, मल्टीपल बैंक के साथ कर सकते हैं। इसमें ये एक बेनिफिट है कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आपका क्या अकाउंट नंबर है, किसके नाम पे है, ये सब कुछ नहीं डिस्क्लोज होगा, है ना। ये आप डायरेक्टली इसको पे कर सकते हो। ये क्या है भाई, सेफेस्ट है, चीपर है, कॉस्ट इफेक्टिव है, डिजिटल पेमेंट को प्रमोट करता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। बिजनेस ट्रांजेक्शन बढ़ाएगा, टूरिज्म एक्टिविटी को बढ़ाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज आ गई। रुपे कार्ड स्कीम है, ये एक डोमेस्टिक, रुपे कार्ड जो होता है ये डोमेस्टिक डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क इंडिया का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये रुपे कार्ड कहाँ का भाई, ये चलता है सिंगापुर, भूटान, यूएई, बहरीन और सऊदी अरेबिया में भी चलता है। अब बात करते हैं कि ये अगर एनपीसीआई इतना काम करता है तो ये एनपीसीआई है क्या। तो एनपीसीआई एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑपरेट करता है रिटेल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम को इंडिया में। और इसको बनाया, ये एक इनिशिएटिव है आरबीआई का और इंडियन बैंक एसोसिएशन। इंडियन बैंक एसोसिएशन में कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक है, लाइक एसबीआई टाइप का बैंक है, और कुछ प्राइवेट बैंक है। तो इन्हीं बैंकों का मिलकर ये आपका इंडियन बैंक एसोसिएशन बना हुआ है। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। सेक्शन 25 जो ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत आया था, इतनी सब जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब एक फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी की बात हो रही है, नेक्स्ट न्यूज है। इसमें जो मिनिस्टर ऑफ जो केमिकल एंड फर्टिलाइजर है, उन्होंने रिवाइव किया है इनिशिएटिव को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर है, जो ये फर्टिलाइजर के उत्पादन को देखता है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हम आत्मनिर्भर फर्टिलाइजर में बने ताकि हमारा इंपोर्ट कम हो सके। जैसे जो अमोनियम फॉस्फेट हुआ, पोटैश हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, है ना। ठीक है, तो वहां से हम, जैसे मिडिल ईस्ट की कंट्री में ये सब बहुत ज़्यादा मिलता है ना, पोटैश वगैरह हो गया, है ना, अमोनिया वगैरह हो गया। तो इसका की पॉइंट है एमडीए की पॉलिसी है, यानी कि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस पॉलिसी, उसको नाम दिया गया है कि लिबरलाइज करो आप, कि यूज हो सके अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर का। जैसे आप सिटी कंपोस्ट पहले था, और पहले सिर्फ सिटी कंपोस्ट का करते थे। अब डिमांड हुआ कि आप जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक वेस्ट है, जैसे बायोगैस, ग्रीन मैन्योर, इसका भी यूज करिए। और इससे स्वच्छ भारत मिशन में भी काफी बेनिफिट होगा, है ना। जैसे मान लो कि आप कचरा लेके आपने उसका खाद बना दिया, तो कितना फायदा रहेगा। अब कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे नीम कोटेड यूरिया, तो डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर ने इसको नीम कोटेड यूरिया को बनाया था। ठीक है, नीम कोटेड यूरिया पे क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है ना। तो 100% यूरिया अब जो है नीम कोटेड यूरिया हो गया है, क्योंकि पहले होता ये था कि यूरिया का बहुत मिसयूज हो जाता था, है ना। तो यूरिया का कई जगह मिसयूज लोग करते थे। ठीक है, तब उसको नीम कोटेड कर दिया यूरिया का। इसमें चूंकि अमोनिया होता है, तो बॉम्ब बनाने में भी यूज होता है यूरिया का। अब बेनिफिट क्या है भाई नीम कोटेड यूरिया का, तो सॉइल हेल्थ बढ़ा इससे। ठीक है, उसके बाद से रिडक्शन इन यूजेस हुआ, प्लांट प्रोटेक्शन फ्रॉम केमिकल से, पेस्ट का रिडक्शन हुआ, डिजीज का ये कम हुआ। और इससे देखा गया कि प्रोडक्ट बढ़ रहा है, पैडी, शुगर कैन, मेज, इन सब की, तूर वगैरह की, इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जा रही है, इल्ड बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। और जो नॉन एग्रीकल्चर पर्पज के यूज नहीं कर सकते हैं आप। और इसमें एक और फायदा है कि धीरे धीरे नाइट्रोजन रिलीज होता है, एक ही बार पूरा नहीं रिलीज हो जाता है इसकी कोटिंग की वजह से। तो इसका ये बेनिफिट होता है आपका कि धीरे धीरे वो रूट्स, मतलब प्लांट्स को, जैसे धान का ये अगर ये प्लांट है तो इसको आराम आराम से ये लेगा, है ना। और पहले नीम प्रोडक्ट नहीं रहता था, तो क्या होता था कि एक ही बार आपने दे दिया तो इसमें बहुत सारा पार्ट वेस्ट हो जाता था। अब ये क्या, धीरे धीरे जब रूट्स तक पहुंचेगा
तो ये एक एफिशिएंसी बनाएगा, ठीक है। अब ये न्यू यूरिया पॉलिसी हमने 2015 में बनाई थी कि इंडिजिनियस यूरिया को हम बनाएंगे, प्रमोट करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी को, ये सब सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद से एक और है पॉलिसी ऑन प्रमोशन सिटी कंपोस्ट। इसमें हुआ था कि अगर मार्केट डेवलपमेंट की जो बनाएगा उसको हम 1500 रुपए का सब्सिडी देंगे, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज है, जो हमारा ये फर्टिलाइजर होता है या यूरिया, इसका, अब ये फर्टिलाइजर में गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है वो प्रोड्यूसर को देती है ना, प्रोड्यूसर को देती है सब्सिडी, ये कंज्यूमर को नहीं देती है डायरेक्टली। वो क्या करती है, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री है, जैसे सपोज करिए आदित्य बिरला कंपनी है जो फर्टिलाइजर बनाती है, तो इसी को देगा वो पैसे पर बोरी पे सरकार। अभी हुआ ना कि अभी डिसीजन लिया गया था कि और सब्सिडी गवर्नमेंट बढ़ा दी है फर्टिलाइजर की, ताकि किसानों को कम से कम पैसा देना पड़े, ठीक है। तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा, ये जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है वो प्रोड्यूसर को मिलता है फर्टिलाइजर सब्सिडी डायरेक्टली, और उसके बाद ये आपके रिटेल लेवल पे आपका एक प्राइस हो जाता है कि हाँ चलो 1200 रुपये बोरी बिकेगा, इस तरह से हो जाता है, ठीक है। चलिए भाई, अच्छा एक और चीज मैं बताता हूँ, फर्टिलाइजर कंजम्पशन में इंडिया की बता दूं तो हम सबसे ज्यादा यूरिया की यूज करते हैं। क्यों यूरिया का सबसे ज्यादा यूज होता है अपने यहाँ, जैसे एनपीके का एक रेशियो बनाते हैं, इस तरह से हम यूज करते हैं। तो इसका ये होता है कि हमारी जो सॉइल है, मैक्स एलुवियल सॉइल है, तो उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज्यादा कमी होती है, इस वजह से हमें नाइट्रोजन का, यूरिया का ज्यादा से ज्यादा यूज करना पड़ता है, ये ध्यान रखिएगा। और 55% हम यूरिया का यूज करते हैं। उसके बाद से मैंने देखा कि कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी तो ये इन्वायरमेंट वगैरह का जो मैक्सिमम आते रहता है साइंस एंड टेक का। तो एक आपके लिए मैं सोचा कि बता दूं, ये एक स्पेस से रिलेटेड था। एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट अभी एक लॉन्च की गई है यूएस के द्वारा। तो उसमें ये प्राइवेट कंपनी है, तो इसमें क्या किया, कुछ लोगों को कहा कि चलो हम तुम लोग को स्पेस से घुमा के लाते हैं। तो ये उसको सब ऑर्बिट में ही रखा था, ऑर्बिट से बाहर नहीं रखा था, मतलब स्पेस के किनारे ही रखा था उन लोग को, ठीक है। तो ये वर्जिन नाम की एक गैलेक्टिक वीएसएस यूनिटी स्पेसशिप है। वर्जिन याद रखिएगा कि वर्जिन जो है स्पेस में घुमाया था, तो ये ले गया था स्पेस में। और ये याद रखिएगा, ये सब ऑर्बिटल फ्लाइट था, है ना, टोटली स्पेस में नहीं था। और इसमें एक इंडियन है शिरीषा बांदला, तो ये एक एस्ट्रोनॉट बॉर्न इन इंडिया है। तो ये एज अ क्रू मेंबर बन के गई थी, और ये थर्ड वुमेन जो है, जो इंडियन ओरिजिन की, जो स्पेस में ट्रेवल करके आई हैं आफ्टर कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स पे, ठीक है। और ये वर्जिन जो गैलेक्टिक जो कंपनी है, ये ब्रिटिश अमेरिकन स्पेस फ्लाइट कंपनी है, जो कि ऑपरेट करती है यूएस से। बस इतना याद रखिएगा, इतना ही काफी है, ठीक है। और ये स्टेट पीएससी वगैरह में तो ये पूछ देंगे कि भाई ये कौन औरत थी, उसका नाम बताइए। और यूपीएससी वाले क्या पूछेंगे कि टोटल ऑर्बिट में घुमा था कि सब ऑर्बिट में घुमा था, और उसके बाद वो 2-3 ऑप्शन बना देंगे, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आपका सब ऑर्बिटल, ये ट्रेजेक्ट्री है, पूरा पूरा स्पेस में नहीं भेज रहा है यहाँ पे, है ना, इसके ऑर्बिट पे रखा है, करमान लाइन के पास रखा है, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, जैसे ये मान लीजिए एटमोस्फेयर है अपना, तो ये हुआ ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मेजोस्फेयर। और मेजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में होता है करमान लाइन। इसी करमान लाइन के बारे बाद में पूरा स्पेस शुरू हो जाता है, ठीक है। और सैटेलाइट को रखते हैं एग्जोस्फेयर में। तो इनको इसी करमाइन लाइन पे इसलिए रखा ताकि कोई इशू ना हो सके, है ना, तो इसी के ऊपर इनको रखा। तो ये होता है, ये है आपका सब ऑर्बिटल फ्लाइट, और इनको ऑर्बिट में ही रखा, ठीक है। तो ये एक याद रखिएगा। ठीक है जी, बस तो ये करंट अफेयर में अपना आज का सेशन में यही था, जो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लगा। बाकी कुछ हैं वो उतनी काम की चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो गाइज, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कमेंट जरूर करिएगा कोई, अगर आपको वीडियो को लेकर प्रॉब्लम आती है तो ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद, जय भारत।